अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट्स का आपके चैनल सदाए वक्त एकेडमी में। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग करने वाले हैं वस्तानिया करिश कोर्स है 30 डेज़ का पार्ट 1 क्लास, और इसमें मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 कराने वाले हैं, यानी कि 50। ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड डे में आपका ऑब्जेक्टिव चलेगा 50, और इसी 100 के अंदर से आपके एग्जाम के अंदर आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला क्लास होने के लिए जा रहा है। एक भी क्वेश्चन को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, पूरे क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर अपने नोटबुक में उतारिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग अपना अपना नोटबुक यानी कि कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए, और फटाफट मैं कराना शुरू करता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट करेंगे आज, 16 नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो तैयार हो गए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि व्यक्ति की सफलता का निर्धारक है। व्यक्ति की सफलता का निर्धारक है। आपके पास नीचे में 4 ऑप्शन से है। कर्म के प्रति उपेक्षा सेकंड नंबर में है, यानी कि ऑप्शन बी में कर्म के प्रति निष्ठा, ऑप्शन सी में है कर्म के प्रति बेरुखी, और ऑप्शन डी में है कर्म के प्रति उदासी। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? वो ऑप्शन बी आएगा, यानी कर्म के प्रति निष्ठा। क्वेश्चन क्या था कि व्यक्ति की सफलता का निर्धारक है, तो कर्म के प्रति निष्ठा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि कर्पूरी ठाकुर कब बिहार के मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर कब बिहार के मुख्यमंत्री बने। यहाँ पर भी प्यारे बच्चों आपके पास नीचे में 4 ऑप्शन से है। इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन बी आएगा, यानी कि 1977 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, 1977 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, थोड़ा देखेंगे कि तू जिंदा है तो कविता किसको प्रकट करती है। तू जिंदा है तो कविता किसको प्रकट करती है। 4 ऑप्शन से है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि गहरे जीवन राग और उत्साह को। कविता किसको प्रकट करती है? तू जिंदा है तो ये गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। ठीक है, आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, उसके साथ साथ जो राइट आंसर मैं बता रहा हूँ उसी एक आंसर को आपको लिख लेना, ठीक है ना। और इसको आपको पिछला रिवीजन भी करना होगा, ठीक है, जो कि आपका एग्जाम बहुत ही करीब है और आपको थोड़ा भी समय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है तो क्वेश्चन नंबर 4 को लिखना है। उसमें 4 ऑप्शन से में से जो राइट आंसर है उसी को लिखना है, पूरे 4 ऑप्शन को आपको नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि तू जिंदा है तो कविता किसकी रचना है। तू जिंदा है तो कविता किसकी रचना है। यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शन से है, जिसमें आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि शंकर शैलेंद्र की। किसकी? शंकर शैलेंद्र की। ठीक है ना, तू जिंदा है तो कविता किसकी रचना है, तो ये शंकर की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है कि प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन है। प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन है। नीचे में आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा प्यारे बच्चों? ईदगाह आएगा। ईदगाह देखेंगे ऑप्शन सी में राइट आंसर लिखा हुआ है ईदगाह, तो आपको क्या करना है ऑप्शन सी में निशान लगा लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 में लिखा हुआ है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। नीचे में आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि अनाज नहीं था। अमीना के पास अनाज नहीं था, जिसकी वजह से अमीना ईद के दिन उदास थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में लिखा हुआ है कि ईद किसकी रचना है। ये सॉरी ईद नहीं, ईदगाह किसकी रचना है। ठीक है ना, नीचे में 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि प्रेमचंद्र आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि प्रेमचंद्र में आपको निशान लगा लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ कि ईदगाह क्या है। ईदगाह क्या है, तो ईदगाह ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी कि एक कहानी है। ऑप्शन ए राइट आंसर, एक कहानी है। ईदगाह क्या है, तो ईदगाह एक कहानी है। ठीक है, यानी कि एक चैप्टर में एक कहानी लिखा हुआ है तो एक कहानी का नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा। हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा। 4 ऑप्शन है, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 3 पैसे में आएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, इसे आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा। आज मैं थोड़ा भी समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ और थोड़ा भी टाइम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाना है, वक्त बहुत ही कम है। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ फौरी तौर पर आप लोग अपने अपने नोटबुक में उतार के चलिए। आपको छोड़ना नहीं है, देखना नहीं है, ये नहीं सोचना कि बाद में उतारना है। हमारे साथ जैसे मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, साथ साथ आप लोग लिखते चलिए, ताकि आप लोग इसे बाद में रिवीजन अच्छी तरीके से कर सकेंगे और आपको एग्जाम के अंदर आसानी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 10 में लिखा हुआ कि बूढ़े भारत में भी आई फिर नई जवानी। बूढ़े भारत में भी
आई फिर नई जवानी, इस पंक्ति में भारत बूढ़ा क्यों कहा गया है। इस पंक्ति में भारत यानी कि इस जो ये जो शायर है इसमें भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है। सवाल किया कि बूढ़े भारत में भी आई फिर नई जवानी, तो इसमें जो है ना भारत गुलाम था, भारत गुलाम था, भारत आज़ाद हुआ तो भारत को एक नई जवानी मिली, तो भारत गुलाम था यानी कि भारत पहले बूढ़ा था और उसके बाद नई आज़ादी मिली यानी कि भारत जवान हो गया। तो बस यही बताया जा रहा है, ठीक है। तो आसान है लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से तो मैं आपको अलग तरीके से समझा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लिखा हुआ कि हुंडरो का जलप्रपात किसकी रचना है। हुंडरो का जलप्रपात किसकी रचना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा यानी कि आचार्य शिव पूजन साहा की। किसकी रचना है तो आचार्य शिव पूजन की, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसे सॉरी यहाँ पे देखने वाली बात है, हुंडरो का जलप्रपात किसकी रचना है, ये तो कामता प्रसाद सिंह की रचना है। किसी रचना है कामता प्रसाद, सॉरी, ठीक है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा, बी नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि हुंडरू का जलप्रपात है, हुंडरू का जलप्रपात है जिसमें आपके पास 4 ऑप्शंस है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा यानी कि रेखा चित्र। क्या राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि रेखा चित्र। हुंडरू का जलप्रपात है रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि रांची से हुंडरू कितना दूर है, रांची से हुंडरू कितना दूर है, ठीक है ना। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आ जाएगा यानी कि 27 मील। कितना दूर है भाई तो 27 मील, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा ऑप्शन ए आएगा यानी कि बंगाल की खाड़ी में। स्वर्ण रेखा जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि हुंडरू का जलप्रपात कहाँ है, हुंडरू का जलप्रपात कहाँ पे है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या आएगा प्यारे बच्चों, वो आएगा ऑप्शन बी यानी कि छोटा नागपुर में। आपका राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी यानी कि छोटा नागपुर में। हुंडरू का जलप्रपात कहाँ पे है तो ऑप्शन बी यानी कि छोटा नागपुर में है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, नागपुर, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि हुंडरू क्या है। तो हुंडरू एक जलप्रपात है जो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हुंडरू क्या, हुंडरू एक जलप्रपात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि सिरचन को लोग कैसा समझते थे, सिरचन को लोग कैसा समझते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा यानी कि बेगार समझते थे। कैसा समझते थे, बेगार समझते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि ठेस कहानी किसकी रचना है, ठेस कहानी किसकी रचना है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर प्यारे आएगा प्यारे बच्चों वो ऑप्शन ए आएगा यानी कि फणीश्वरन नाथ की, फणीश्वरन नाथ की, ठीक है ना। किसकी रचना है, फणीश्वरन नाथ रेणु की रचना है, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं यानी कि 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा यानी कि 343 फुट, सॉरी 243 फुट, 243 फुट, ठीक है ना। तो हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है तो 243 फुट है, 243 फुट है। इसे आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा। आपको परेशानी नहीं ना हो रही होगी, मैं इस तरीके से थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा तो आइंदा से आपको थोड़ा और यार कि मैं इस तरीके से फास्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा आपको क्वेश्चन आपको पढ़ाना बाकी है और आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं। 11 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है बच्चों। तो मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 20 में लिखा हुआ कि ठेस शीर्षक कहानी में किसे चटोर कहा गया, ठेस शीर्षक कहानी में किसे चटोर कहा गया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा यानी कि सिरचन को। किसको, सिरचन को, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 21 में पूछा जा रहा है कि श का उच्चारण स्थान क्या है, स का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है ना। राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी आएगा यानी कि मूर्धा। क्या है, मूर्धा आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे लिखा हुआ है कि आग शब्द है, आग शब्द है, ठीक है ना। ये आग शब्द है, ये क्या है, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आ जाएगा। आपको ऑप्शन बी में सही का निशान लगा लेना है, आंसर के तौर पे लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द है यौगिक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द है यौगिक है, ठीक है ना। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा यानी कि पाठशाला। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि पाठशाला। तो पाठशाला में आपको सही का निशान लगा लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 24 में पूछा जा रहा है कि कान खड़ा होना
मुहावरा का सही अर्थ कौन सा है? कान खड़ा होना ये एक मुहावरा है। कान खड़ा होना, ध्यान से सुनिएगा, ये एक मुहावरा है। इसका सही अर्थ क्या हो सकता है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें लिखा हुआ, ऑप्शन ए में लिखा हुआ कि सतर्क होना, ऑप्शन बी में लिखा हुआ बीमार होना, ऑप्शन सी में लिखा हुआ शिकायत करना, ऑप्शन डी में लिखा हुआ कि लाज रखना। तो सतर्क होना, कान खड़ा होना यानी कि सतर्क होना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए को रख लीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन कान खड़ा होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि सतर्क होना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 में देखेंगे, तो लिखा हुआ कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अर्धरात्रि क्या है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसे आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए 6 में भी लिखा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? फिर से वही शुद्ध के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आम, तो ये आम किस तरीके से लिखा हुआ है, कौन सा अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रृंगार, तो श्रृंगार में श्रृंगार किस तरीके का लिखा है, ठीक है ना। कहीं पे श्रृंगार लिखा हुआ है कि श्रीनगर लिखा हुआ है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि श्रृंगार, ये वाला श्रृंगार, ठीक है ना। कौन वाला श्रृंगार? ये वाला श्रृंगार है, सही शब्द यही है। तो इसे भी आप लोग आंसर के तौर पर लिख लीजिएगा, ऑप्शन बी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या क्या है? हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या है, तो आपके पास राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि 11। क्या है? 11। देखिए अभी मालूम है रात का कितना हो रहा है, मैं आपको दिखाऊं, एक बार देख लीजिए प्यारे बच्चों, 11:08 हो रहा है, 11:08 हो रहा है। और इस टाइम में आप लोगों को क्लास करवा रहा हूँ, रात के 11:08 हो रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा मूड ऑफ तरीके का है, थोड़ा हंस वगैरह नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, तो आप लोग को भी बोर नहीं होना है, बस क्लास पे फोकस कीजिए, कंटिन्यू क्लास को कीजिए, ठीक है। चलिए आवाज़ भी उस हिसाब से आपको साफ नहीं मिल रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए लिखा हुआ कि क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि कंठ है। क का उच्चारण स्थान है कंठ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है कि सुपुत्र शब्द में सु क्या है? सुपुत्र शब्द में सु क्या है? सुपुत्र शब्द में सु क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि उपसर्ग है। क्या है? सु क्या है? तो ये सु उपसर्ग है, ऑप्शन ए राइट आंसर आपका आ जाएगा। इसे आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 30 में पूछा जा रहा है कि मेरी निर्धनता पर दया करो, मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने। मेरी निर्धनता पर दया करो, आप लोग सवाल को सही से सुनिए, मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन भाववाचक संज्ञा जब हम लोग चुनेंगे तो वो ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा, यानी कि निर्धनता। निर्धनता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के बारे में आपको बता दिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यानी कि एक हिंदी व्याकरण के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी पहले में। तो आप अगर हिंदी व्याकरण का फुल क्लास किए होंगे हमारे द्वारा, तो आप बआसानी इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा, वरना मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा कि पालनहार में प्रत्यय है, पालनहार में प्रत्यय है, यानी कि हारना, हार, पालनहार में प्रत्यय है, तो ये हार है, ठीक है ना। तो हार आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है कि सभ्य का विलोम है, सभ्य का विलोम है। तो देखिए विलोम शब्द के बारे में मैं आपको तकरीबन 3 क्लास करवाया हूँ और तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन करवाया हूँ विलोम शब्द के बारे में, ठीक है ना। तो सभ्य का विलोम क्या होगा, यानी कि सभ्य का उल्टा वर्ड क्या होगा, तो आप लोग बआसानी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हम नहीं देंगे, इसे आपको आंसर देना है। कुसभ्य होगा, असभ्य होगा, संस्कारहीन होगा या अनसभ्य होगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जो भी होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं कमेंट चेक करूंगा कि कितने बच्चे हैं जो सही आंसर दिए और कितने बच्चे हैं जो गलत आंसर दिए। तमाम बच्चे जाके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी नहीं, क्लास के बाद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में आंख का पर्यायवाची शब्द कौन है? निम्नलिखित में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आंख का पर्यायवाची शब्द कौन है? पर्यायवाची शब्द अभी मैं आपको काफ़ी पढ़ा चुका हूँ, पर्यायवाची शब्द के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में आंख का पर्यायवाची जो शब्द है प्यारे बच्चों, वो नेत्र है। क्या आएगा? नेत्र, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी में आप लोग को सही का निशान लगा लेना, ठीक है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए कि 34 में कि प्रेम का विलोम शब्द है, प्रेम का विलोम शब्द है, तो राइट आंसर आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि गणना, ठीक है ना। तो इसे भी आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है कि सिर से पैर तक के लिए एक शब्द है, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसे आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा। आपाद मस्तक
सिर से पैर तक के लिए एक शब्द है आपाद मस्तक। इसे आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 36 से में फिर से पूछा जाए कि हामिद ईदगाह से क्या खरीद कर लाता। हामिद ईदगाह से क्या खरीद कर लाता, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि चिमटा। क्या खरीद के लाता हामिद, तो चिमटा। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको आंसर बाज़ाब्ता मालूम होगा। चलिए ठीक है ना, नहीं है तो मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ। लेकिन एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना प्यारे बच्चों। सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन है वही मैं आपको करवा रहा हूँ। इधर उधर वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चन से में से आपके एग्जाम में सवाल आएगा, वरना इससे रिलेटेड ही आएगा। ठीक है ना, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में अब डायरेक्ट मैं ये नहीं कहूँगा कि यही सवाल आ जाएगा। ठीक है ना, वरना अगर खुदा ना खासा ये सवाल आ भी गया ना तो फिर आ जाएगा, फिर भी फंसेंगे, नहीं आएगा फिर भी फंसेंगे। आ जाएगा तो कहेगा कि ये इन्होंने पेपर को लीक कर दिया है, भाई हम पे FIR हो जाएगा। नहीं आएगा तो बोलेगा कैसे आप पढ़ाए हैं। तो भाई जो आपके सिलेबस के अंदर है वही मैं पढ़ा रहा हूँ, बाहर की चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि इससे रिलेटेड आपका आएगा, आप लोग ज़रूर मेहनत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंदर है, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ कि लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी। ठीक है ना, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि कानपुर के नाना। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी। कौन थी, लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का नाम आप लोग खूब सुने होंगे, उसकी कहानी सुनने में काफ़ी मज़ा आता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ कि ईदगाह कहानी किस परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है। ईदगाह कहानी किस परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है, क्या ही हिंदी वर्ड होता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि वंचित बचपन। वंचित बचपन, चूँकि इसमें बचपन के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया ईदगाह कहानी के में। ठीक है ना, ईदगाह कहानी एक चैप्टर है, इसमें बचपन के बारे में काफ़ी चीज़ बताया गया है। तो क्वेश्चन वही था कि ईदगाह कहानी किस परिस्थितियों किस परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ कि कविता झांसी की रानी किसकी रचना है। कविता झांसी की रानी किसकी रचना है। आपके पास यहाँ पर भी 4 ऑप्शन से दिया हुआ है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। क्या रचना है, कविता झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 40 में लिखा हुआ है कि झांसी की रानी है। झांसी की रानी है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि जीवनवंत है। झांसी की रानी है, जीवनवंत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है कि मुंह छिपाना मुहावरे का सही अर्थ है निम्न में से कौन है। यानी निम्न की नीचे जो लिखा हुआ है 4 ऑप्शन है, इसमें से मुंह छिपाना मुहावरे का सही अर्थ कौन है। मुंह छिपाना एक मुहावरा हो गया, इसका सही अर्थ क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए हम लोग देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर रहेगा, अर्थ रहेगा, वो ऑप्शन डी आएगा, यानी कि लज्जित होना, यानी कि लाज के वजह से मुंह को छिपाना, मुंह को मोड़ लेना, मुंह नहीं दिखाना, मुंह ढकना, ये नहीं है। लज्जित यानी कि जो लाज की तरीके से हो जाना, ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है, देखिएगा। मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला 2-4 दिन और बेहतरीन से तबीयत को रखे। ठीक है ना, शिफा अता फरमाए। आप लोग की दुआ की बदौलत तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सही हुई है, और कुछ सही होना बाकी है, तो दुआ कर लीजिएगा थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ कि तिल का तार बनाना। तिल का तार बनाना मुहावरा का सही अर्थ कौन सा है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आएगा, यानी कि बढ़ा बढ़ा कर कहना। तिल का तार बनाना यानी कि बढ़ा बढ़ा कर कहना। तिल का तार बनाना ये एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ आएगा बढ़ा चढ़ा कर कहना। ऑप्शन बी राइट आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए ये मुहावरा वाला जो सवाल है ना, ये आपको और दूसरे क्वेश्चन में भी काम करेगा। ठीक है ना, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, और वैसे आप लोग मुहावरा भी याद करके जाइएगा, उसमें भी काफ़ी आपको सवाल आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है कि किसने लावारिस राज्य को हड़पने की नीति बनाई थी। किसने लावारिस राज्य को हड़पने की नीति बनाई थी। ठीक है ना, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा, नहीं कि डलहौजी ने। किसने, डलहौजी। किसने लावारिस राज्य को हड़पने की नीति की बनाई थी, तो वो डलहौजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। ये टारगेट हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 50 का है,
चलिए बहुत करीब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ कि कर्मवीर कविता में कवि ने किसकी बात की है। कर्मवीर कविता में कवि ने किसकी बात की है, तो कवि ने जी की है वो कर्मशील लोगों की बात की है। कर्मवीर कविता में कवि जो है वो कर्मशील लोगों की बात की है। कर्मवीर किसे कहते हैं इसके बारे में भी हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। जो बच्चे क्लास नहीं किए तो वो कर लीजिएगा। कर्मवीर कविता में कवि ने है कर्मशील लोगों की बात की है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ कि कर्मवीर अपने समय का कैसे उपयोग करते हैं। कर्मवीर अपने समय का कैसे उपयोग करते हैं, सारा आंसर आपको बताए हुए में फिर भी देख लीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर फिर से नहीं बता रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मैं आपका एक तरीके का टेस्ट ले रहा हूँ। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको याद है भी या नहीं है। कर्मवीर के बारे में पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, काफ़ी बेहतरीन से एग्जाम्पल दे देकर समझाया हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है कि बच्चे किस राह पर चलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। बच्चे किस राह पर चलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बच्चे जो है वो नेक राह पर चलने की इच्छा व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। बच्चे नेक राह पर चलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है कि व्यक्ति की सफलता का आधार क्या है। व्यक्ति की सफलता का आधार क्या है। आपके पास यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस है। इसमें आपका जो राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो ऑप्शन बी आएगा, यानी कि कर्म के प्रति निष्ठा रखना। कर्म के प्रति निष्ठा रखना ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, ठीक है ना। व्यक्ति की सफलता का आधार क्या, तो कर्म के प्रति निष्ठा रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ यहाँ पर कि कविता कर्मवीर किसकी रचना है। कविता कर्मवीर किसकी रचना है, तो प्यारे बच्चों ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। अगर इतना लंबा नाम आप याद नहीं रख सकते हैं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय रख सकते हैं ना, सर नाम आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ कि कर्मवीर की पहचान क्या है। कर्मवीर की पहचान क्या है। आपके पास यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस है। इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि काम कितना ही कठिन हो किंतु क्या उकताते नहीं है। काम कितना ही कठिन हो, यानी कि जिस तरीके से देखिए आप भी एक कर्मवीर साबित होंगे उस समय, यानी कि आपके सामने बहुत सारा काम है, बहुत सारे क्लासेस को करना है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। 11 जनवरी से एग्ज़ाम है, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा क्लास मौजूद है, तमाम को करना है। तो आप एक कर्मवीर उस समय साबित हो सकते हैं जब तमाम क्लासेस को पूरी आसानी के साथ बगैर घबराए हुए कीजिएगा। यही यहाँ पे बताया गया है कि कर्मवीर की क्या पहचान है। तो